आप सभी का साहा एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का अध्याय 4 प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, आप 2-3 कागज लेकर बैठिए रफ कॉपी में, जिसमें आप एमसीक्यू को लिखें कि क्या सीबीएसई में पूछा जाएगा। वो एमसीक्यू मैं आपको साथ में लिखवाते हुए चलूँगा। ठीक है, पहले आप वीडियो को देखिए। आपको अच्छा लगे वीडियो तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं आज की क्लास को। और इसमें क्या बताया गया है कि मानव के वे क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होता है। मानव के कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, ह्यूमंस की कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे आय यानी सैलरी, पैसा प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक क्रिया है मुख्यतः उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाएं। ठीक है, इन 4 क्रियाओं को विभाजित किया जाता है आर्थिक क्रिया में। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पे निर्भर हैं। ठीक है, जो प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं, जो लोग करते हैं, वो पर्यावरण पे ही निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं? वो प्राकृतिक या पर्यावरण पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वे संसाधनों जैसे भूमि, जो प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों को उपयोग के विषय में बतलाती है। ठीक है, मनुष्य जो प्राथमिक क्रियाओं में इन्वॉल्व हैं, व्यस्त हैं, वे पर्यावरण यानी प्राकृतिक पर ही निर्भर है, केवल प्राकृतिक पर निर्भर है, क्योंकि वे पृथ्वी के जो संसाधन है जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण की सामग्री, ये सब उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार नीचे बताया गया है कि इस प्रकार इसके अंतर्गत अखेट, भोजन संग्रह, ठीक है, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कौन से कार्य सम्मिलित है इसमें बताया गया है। पहला है अखेट। अखेट क्या होता है? अखेट मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, पशु पक्षी का अखेट यानी शिकार करना। भोजन संग्रह, यदि कोई जंगली पौधा, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जो जंगली पौधे जो खाने योग्य है, भोजन संग्रह के लिए उनको इकट्ठा करके रखना है। इसका मतलब यह हुआ। पशुचारण, पशुओं को चराना, मछली पकड़ना, वनों की से लकड़ी काटना, कृषि वे एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जो यह कार्य है वह प्राथमिक क्रिया में क्या किया जाता है? इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कुछ कि क्या आप जानते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, इसमें बताया गया है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जो एमसीक्यू का आप कागज लेकर बैठे थे, पेज लेकर बैठे थे, उसमें पहला एमसीक्यू लिखिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग को कौन सा श्रमिक कहा जाता है। इक्वल टू डाल के लिखिए लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, यह पहला आपका एमसीक्यू हो गया। और इसमें बताया है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग, उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो घर से बाहर होता है। यदि कृषि करेंगे तो घर से बाहर ही होगा। ठीक है, वनों में लकड़ी की कटाई करेंगे तो घर से बाहर होगा। ठीक है, और वही श्रमिक को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अखेट एवं भोजन संग्रह। अखेट का मतलब होता है शिकार करना, एवं भोजन संग्रह यानी भोजनों का संग्रह यानी इकट्ठा करना। ठीक है, भोजनों का इकट्ठा करना। आगे देखते हैं हम। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। ठीक है, जो आरंभिक युग में यानी जो युग जब शुरुआत हुआ, उस समय के मानव अपने जीवन निर्वाह यानी अपने जीवन को चलाने के लिए अपने समीप के वातावरण यानी अपने प्राकृतिक पर निर्भर रहने लगे। ठीक है,
अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक पर निर्भर रहने लगे। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों से होता था। जो उस समय की मानव सभ्यता का जीवन निर्वाह दो कार्यों पर निर्भर होता था। पहला, पशुओं का आखेट यानी पशुओं का शिकार करना, और दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि एकत्रित करना। ये जो दो कार्य होते थे, मानव सभ्यता आरंभिक युग में अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। जो आदिमकालीन समाज था वह जंगली पशुओं पर क्या निर्भर था। ठीक है, अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग अखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। अतिशीत मतलब होता है कि जहाँ शीत यानी ठंड ज्यादा पड़े, ठीक है, एवं अत्यधिक गर्म जहाँ गर्मी अत्यधिक लगे प्रदेश के रहने वाले लोग अखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। अखेट द्वारा जीवन यापन करते थे, इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे अत्यधिक शीत पड़ती हो, अत्यधिक गर्मी पड़ती हो, वहाँ के प्रदेश के लोग अखेट यानी शिकार पर ही अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, इस लाइन में यह बताया गया है। तकनीकी तकनीकी विकास तकनीकी विकास के कारण मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से मुक्त हो गया। ठीक है, तथापि तटीयवर्तीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो तटीयवर्तीय क्षेत्र के लोग हैं वो अब भी मछली पकड़ने का क्या कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां लुप्त हो गई हैं, या तो संकटापन आ गया है। यानी संकटापन का मतलब इंडेंजर, जो खत्म होने के कगार पे हैं। लुप्त यानी वो अब लुप्त हो चुकी हैं, अब उनकी प्रजातियां नहीं देखी जा सकती हैं। ठीक है, अवैध शिकार यानी इलीगल शिकार। ठीक है, यदि आपको पता है कि ये प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं, ठीक है, तभी भी उनका शिकार करना एक अवैध शिकार है। ठीक है, अवैध शिकार के कारण क्या हो गई हैं, कई सारी जातियां या तो लुप्त हो गई या तो संकटापन आ गया है। प्राचीन काल के अखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। इसमें यह बताया गया है कि जो प्राचीन काल के जो मानव सभ्यता थी उसमें आखेट यानी शिकार करने के लिए उनके पास लकड़ी के बने औजार, ठीक है, पत्थर या लकड़ी के बने औजार होते थे जिससे वे शिकार करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। ठीक है, जिन पशुओं का शिकार होता था वो पशुएं संख्या उनकी संख्या सीमित रहती थी। यहाँ पे भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं हम। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो भोजन संग्रह है और आखेट है एक प्राचीनतम यानी पुराना आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या होता है? जैसा मैंने ऊपर बताया कि आर्थिक क्रिया वह होता है जिससे आय प्राप्त हो। आय प्राप्त हो यानी जिससे इनकम मिले, वही आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो भोजन संग्रह, प्राथमिक क्रिया में भोजन संग्रह, आखेट एक प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। ठीक है, चलिए इसको एमसीक्यू में लिख लीजिए कि प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी है। तो 2 नाम लिख लीजिए, भोजन संग्रह और कोमा डाल के आखेट। ठीक, विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप से किया गया। ठीक है, विश्व में विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पे विभिन्न रूपों से किया गया। ठीक है, विश्व में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रक्रिया रही। ठीक है, यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है। ठीक है, इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ठीक है,
आदिम कालीन के समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो आदिम कालीन समाज था उस समय के लोग अपने भोजन के लिए, वस्त्र के लिए और शरण के आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशु एवं वनस्पति का संग्रह करते थे। यानी वनस्पति से ऐसा कुछ खाने योग्य उनको संग्रह करके रखते थे। ठीक है, वस्त्र के लिए पशुओं के जो ऊपर की जो स्किन होती है उनको इकट्ठा करके रखते थे और उन्हीं का शरीर ढकने के लिए प्रयोग करते थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आगे बताया क्या गया है कि इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है सीबीएसई में इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि आदिम कालीन के जो समाज के लोग थे वह आखेट और भोजन संग्रह के लिए जीवन यापन के लिए किस प्रकार आखेट और भोजन संग्रह पर निर्भर रहते थे। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये सब पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम पूंजी यानी इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है पैसों का, ठीक है, मेहनत का, वो इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, एवं निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी एकदम कम ज्ञान हो तभी भी आखेट हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया कि निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान, यदि आपके तकनीकी ज्ञान एकदम कम है तभी भी आप आखेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए इसमें बताया गया है आगे, इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता, इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। ठीक है, जो इसमें प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन होता है वो भी एकदम इसमें कम होता है। ठीक है, चलिए भोजन संग्रह, जो भोजन संग्रह है यानी जंगली उस समय के आदिम कालीन समय में भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता था। ठीक है, वह 2 भाग कौन सा है हम देख लेते हैं। जैसा भी मैंने आपको प्रश्न बताया है उन प्रश्नों में आप इन सबको, यदि 6 नंबर में आए तो 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, यदि 3 नंबर में आए तो 6 पॉइंट, 5 पॉइंट लिखिए, इन्हीं में से आपको पॉइंट्स बनाना है। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आता है, मेरे को पता लगता है तो मैं आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा और एमसीक्यू वाला पेज भी आप अपने साथ रखिए। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए एमसीक्यू में कि भोजन संग्रह विश्व के कितने भागों में किया जाता है। 2 भागों में किया जाता है। पहला, उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है, एमसीक्यू में लिख लीजिए। पहला उच्च अक्षांश में और दूसरा निम्न अक्षांश में। उच्च अक्षांश में कौन से क्षेत्र आते हैं। पहला उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली। ठीक है, और निम्न अक्षांश, दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। ठीक है, आपको पता लग गया कि 2 भागों में भोजन संग्रह विश्व में किया जाता है और पहला है उच्च अक्षांश, दूसरा है निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश के अंदर कौन से देश आते हैं वो भी लिख लीजिए, निम्न अक्षांश के अंदर कौन से देश आते हैं वो भी लिख लीजिए। आप इन पॉइंटों को लॉन्ग आंसर में लिखेंगे तो आपको एमसीक्यू में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप उसको रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया। जैसे जैसे आधुनिकीकरण का समय आगे बढ़ता गया, आधुनिकीकरण के समय की तरफ हम चलते गए, तो जो भोजन संग्रह के कार्य थे कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया, यानी व्यापार होने लगा। ठीक है, एक क्षेत्र के लोग किसी चीज का भोजन संग्रह करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक से, तो उसका व्यापार करने लगे अलग क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आधुनिक समय में भोजन संग्रह का कार्य कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया इसका। ठीक है, ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों का सामान्य रूप से
संशोधित कर बाजार में बेचने का भी कार्य करते थे। ठीक है, यदि आप अधिक मात्रा में औषधि पौधों को इकट्ठा कर ले तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसका व्यापार करेंगे, उसे बाजार में बेचने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो उस समय के लोग ये करने लगे। ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा तैयार करना एवं कार्क के लिए, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ, ठीक है, वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे को कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए, एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़ के लिए, बलाटा के लिए, गोंद एवं राल बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, औषधि पौधे ही नहीं बाजार में बिकते थे। ठीक है, उसके पत्तियां, छाल, ये सभी बिकते थे, उनका भी प्रयोग इन सब चीजों के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या करते हैं? क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल कहते हैं? ठीक है, ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। जब आप च्युइंगम खाते हैं तो वो जब आप खा लेते हैं, जो एंड में बचता है उसे क्या कहा जाता है, उसे चिकल कहा जाता है। ठीक है, आप डेली तो च्युइंगम खाते ही होंगे, तो आज याद रख लीजिए, जब आप च्युइंगम को उसे फेंकेंगे तो आपको याद रह जाएगा, अरे इसको चिकल कहते हैं। और ये किससे बनता है? जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बताया गया है, विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के आधार द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ठीक है, कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले ग्रुप था, ठीक है, उनके उत्पादों का स्थान किसने ले लिया? कृत्रिम उत्पादों ने, सिंथेटिक प्रोडक्शन ने ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे पशुचारण को देख लेते हैं। इस चैप्टर के आपको कंप्लीट यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एक एक लाइन का यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। ठीक है, ये वीडियो कुछ भागों में हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, अगला भाग इसका। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मनुष्य ने पशुपालन व्यास के विषय में सोचा। जब मनुष्य को लगने लगा कि आखेट यानी शिकार से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मनुष्य ने पशुपालन का ऑक्यूपेशन चालू किया। ठीक है, विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। ठीक है, कि जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता था वहां के जलवायु की दशाओं के अनुसार, ठीक है, वहां पे पशुओं का चयन करके उन्हें पालतू बनाया गया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन ऑक्यूपेशन, जिसे व्यवसाय, निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, एक व्यापारिक स्तर पर भी पशुचारण किया जाता है। चलवासी पशुचारण, हम देखते हैं कि चलवासी पशुचारण कौन होते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। ठीक है, एक प्राचीन ऑक्यूपेशन है। क्या चीज? चलवासी पशुचारण, जिनमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था। ठीक है, जो चलवासी पशुचारण होता था, अपने भोजन, वस्त्र और शरण
औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरगाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए कि जो चलवासी पशुचारण का अर्थ ये होता है कि अभी इस क्षेत्र में पशु चर रहे हैं, तो कुछ समय बाद उस क्षेत्र में, अगले दिन उस क्षेत्र में। ठीक है, यही चलवासी पशुचारण होते हैं। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। वो क्या देख कर जाते हैं कि उस स्थान पर पानी एवं चरगाह की उपलब्धता के और गुणवत्ता के अनुसार पे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कि वहाँ पानी की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, वहाँ चरने के लिए, जानवरों को चरने के लिए वहाँ का जो घास है उनकी गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, उसके अनुसार एक स्थान से वो दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है, चलवासी पशुचारण में यदि आप लिख कर नोट्स बनाते हैं तो ये सब आप उसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। आगे बताया गया है, इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चरगाह क्षेत्र होते थे। ठीक है, चलवासी पशुचारण की संख्या बहुत है। ठीक है, तो अपने अपने निश्चित चरगाह क्षेत्र होते थे कि मैं इस क्षेत्र में पशुचारण करूंगा, आप उस क्षेत्र में करना, आप उस क्षेत्र में करना। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। जैसा मैंने ऊपर बताया कि यदि मनुष्य पशुचारण करता है तो वो वहाँ के जलवायु के अनुसार वहाँ के पशुओं को वो पालता है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। उस कटिबंधीय अफ्रीका में, यहाँ पे बताया गया है, जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है में गाय बैल प्रमुख पशु हैं। ठीक है, एमसीक्यू में लिखिए, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में, सहारा मरुस्थल में और एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी एवं ऊंट। ठीक है, भेड़ बकरी एवं ऊंट पाला जाता है। ठीक है, तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं, ठीक है, तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतों में याक व लामा पाले जाते हैं। ठीक है, और आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। ठीक है, इन सब एमसीक्यू के लिए आप लिख लीजिए। चालवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। चालवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। वो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से, पहला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। ठीक है, यदि आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कि चालवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र। पहला प्रमुख क्षेत्र कौन सा है कि अफ्रीका का जो अटलांटिक तट है से, अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक यह फैला हुआ है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। ठीक है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। आप इसको लिखिए, मेरे कहने से आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको अपने नोटबुक में लिखिए, ऊपर हेडिंग डाल के, नीचे ऐसे 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 पॉइंट्स डाल के एरो लगाकर आप इन तीनों क्षेत्रों को लिखिए, फिर पढ़िए। फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट करिए। यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश दूसरा, और तीसरा क्षेत्र गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नए चरगाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरी तय करते हैं। ठीक है, समतल भागों के लिए वो लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरगाह की ओर एवं शीत से
पर्वत भाग से मैदानी चरगाहों की ओर प्रवास करते हैं। पहले समझिए कि प्रवास क्या होता है। प्रवास का अर्थ यह होता है माइग्रेट करना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही प्रवास है। ठीक है। गर्मी में मैदानी भाग से, एमसीक्यू में लिखिएगा इसे, ठीक है, कि गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय चरगाह की ओर एवं शीत से पर्वतीय भाग से मैदानी चरगाहों की ओर प्रवास करते हैं। पहला लाइन में लिखिए कि गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की तरफ चरगाहे क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, और शीत यानी ठंड में पर्वतीय भाग से मैदानी चरगाहों की मैदानी क्षेत्र की तरफ वो लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए, यदि गर्मी के टाइम पर मैदानी भाग से ये मैदानी भाग है, यहाँ से पर्वतीय भाग की तरफ चरगाहे जाते हैं। कब प्रवास करते हैं, तो गर्मी में। ठीक है, और शीतकालीन में इसका विपरीत यानी उल्टा। ठीक है, चलिए, इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऋतु प्रवास क्या कहा जाता है, मैंने प्रवास आपको बताया कि एक स्थान से दूसरी स्थान को प्रवास जाना ही प्रवास है। ठीक है, तो उसी में आप ऋतु जोड़ दें तो ऋतु क्या होता है, मौसम के अनुसार प्रवास करना। यदि शीत आ गया तो आप ग्रीष्म एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, यदि गर्मी आ गई तो आप शीतकालीन क्षेत्र में चले जाएंगे। ये होता है ऋतु प्रवास। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इस ऋतु में मैदानी भाग के चरगाहे पर्वतीय चरगाह की ओर प्रवास करते हैं, तो आप बताएंगे गर्मी में, और शीतकालीन में इसका एकदम विपरीत। ठीक है, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकालीन में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग, वहाँ पे 4 समूह हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी जाति पाई जाती है, तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकालीन में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की तरफ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, और इस शीतकालीन में एकदम इसके विपरीत। ठीक है, चलिए, एवं शीतकालीन में पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी इसके एकदम विपरीत। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर जलवासी पशुचारों का पशु का साथ प्रवास होता है। ठीक है, अब टुंड्रा प्रदेश की हम बात करें तो टुंड्रा प्रदेश के ग्रीष्मकाल में लोग दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर जलवासी पशुचारा क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक है, ये 2 आप याद रखिए। जलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। ठीक है, इनके 2 कारण हैं। जलवासी पशुचारों की संख्या अब घट रही है, क्यों घट रही है, इसके 2 कारण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो मेरे हिसाब से आप इसको एमसीक्यू में लिख सकते हैं। पहला कारण कुछ इस प्रकार है कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं के कारण। ठीक है, और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियां की योजना, कि जिस क्षेत्र पर जलवासी पशुचारक रहते थे वहां पे नई बस्तियों की योजना आ गई है, जिसके कारण उनकी संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य यानी कॉमर्स। ठीक है, यानी पूंजी कमाने के तरीके से, पूंजी कमाने के मकसद से वाणिज्य पशुधन पालन होता है यहाँ पे। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। जो चलवासी पशुचारण होते हैं, जो एक स्थान से दूसरी स्थान पर प्रवास करते हैं,
उसकी अपेक्षा देन वाणिज्य पशुधन पालन जो है कॉमर्स वाले अत्यधिक व्यवस्थित होती है, क्योंकि उनको अपना सेटअप बैठाना पड़ता है, इंडस्ट्री बैठानी पड़ती है, तो एवं पूंजी प्रधान है, यानी इसमें ज़्यादा पूंजी यानी कैपिटल की आवश्यकता, इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, एमसीक्यू में लिखिए कि वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ से प्रभावित है, कहाँ से आया है, तो आप कहेंगे कि पश्चिमी संस्कृति से आया है। ठीक है, एवं फार्म भी अस्थायी होते हैं। ठीक है, यानी फार्म एक ही स्थान पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इसमें पूंजी प्रदानी है, इसमें इन्वेस्टमेंट एकदम ज़्यादा लगता है कैपिटल का। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, पूंजी कमाना। ठीक है, एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, जो इसका फार्म होता है वो विशाल क्षेत्र में फैला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूंजी प्रधान भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और यहाँ के फार्म है वो भी एकदम स्थायी होंगे, अस्थायी नहीं होंगे, क्योंकि इतने बड़े फार्म को एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाया जाएगा, और ले जाना भी संभव नहीं है। ठीक है, और उसी के अंदर छोटी छोटी इकाइयों में उस फार्म को विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रण करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, चराई यानी यदि कोई जानवर वहां चरता है तो वहां पे बाड़ लगाए जाते हैं, यानी वहां पे तारों से घेर दिया जाता है कि जो जानवर है वो उसी क्षेत्र में एक इतने ही क्षेत्र में, एक सीमित ही क्षेत्र में वो चर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तो पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में लाया जाता है। ठीक है, यदि इसी क्षेत्र में यदि पशु चर रहे हैं सीमित एरिया में, तो यहाँ का यदि घास खत्म हो जाता है, यदि चारा खत्म हो जाता है, तो वो दूसरे क्षेत्र में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरगाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जो वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चरगाह के वाहन क्षमता, यानी कितना एरिया है, कितने एरिया में कितने जानवर चर सकते हैं, उसी के अनुसार उसमें पशुओं की संख्या वाणिज्य पशुधन पालन में रखी जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बताया गया है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिससे केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन में केवल एक ही प्रकार के, ठीक है, या तो भेड़, या तो बकरी, या तो गाय, या तो भैंस, केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। किसमें, वाणिज्य पशुधन पालन में। यदि आपसे यह प्रश्न कर दिया जाए या पूछ दे सीबीएसई कि चलवाती पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है, तो आपको यह सब बताना पड़ेगा टेबल बना के। प्रमुख पशुएं होते हैं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े। ठीक है, इनसे प्राप्त मांस, खाले एवं ऊन को कहाँ भेजा जाता है, उनको विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे किया जाता है पशुधन पालन। अब हम आगे कृषि को देखते हैं। कृषि में हमें क्या बताया गया है, विश्व में पाई जाने वाली भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्यों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं हैं वो क्या कृषि को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, यानी उस पर प्रभाव डालती हैं, एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। ठीक है, इसी प्रभाव के कारण क्या विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों को बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विविधियों पर आधारित होता है। ठीक है, यदि कृषि हो रहा है तो विभिन्न प्रकार के फसलों को वहां बोया जाएगा। ठीक है, जलवायु के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार। मुख्य प्रणाली निम्नलिखित है, यहाँ कुछ प्रणालियों को बताया गया है। पहला है निर्वाह कृषि। देखते हैं कि निर्वाह कृषि क्या होता है। ठीक है,
निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत यानी डिवाइड किया जाता है। निर्वाह कृषि वह कृषि होता है कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं को दो भागों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत यानी डिवाइड किया जाता है। वो दो भाग कौन सा है हम देखते हैं। पहला आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है, और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। हम इन दोनों को अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।